एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन फिर एसआईआर के ऊपर है कि 3.5 लाख बंगाल वोटर्स येट टू अपीयर फॉर एसआईआर हियरिंग। यूएस ऑफिशियल्स हिंट एट रिमूविंग रशियन ऑयल पेनल्टी लेवी ऑन इंडिया। जो रशिया से ऑयल आ रहा है उसमें जो वो टैरिफ लगा दिया उसको हटाएंगे, बोल रहे हैं सब। गवर्नमेंट ऑर्डर्स ब्लॉकिंग ऑफ मणिपुर किलिंग वीडियो, इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया था रिकॉर्ड करके, तो उसी को हटाया है। साइंस देखते हैं पहले। पहला है कि लॉस ऑफ नेटिव वाइल्ड लाइफ ड्राइव्स मस्कीटोज टू बाइट ह्यूमंस मोर। इसमें बेसिकली बोल रहे हैं, कुछ रिसर्च किया कि जो नेटिव स्पीशीज़ हैं किसी भी एरिया में, वो जब मर जाते हैं तो वो इंसानों को ज़्यादा काटने लगते हैं। बस इतना ही है। लार्ज जेनेटिक स्टडी फाइंड्स ओवरलैप इन स्किज़ोफ्रेनिया बोन हेल्थ। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल हेल्थ ये डिसऑर्डर होता है जिसमें ऐसी चीज़ें दिखती हैं या सुनाई देती हैं जो होते नहीं है, मतलब बेसिकली वो वहम होता है। तो उसी में दिया हुआ है कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनका जो बोन हेल्थ, मतलब बोन का जो भी डेंसिटी है जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वही इन्होंने ढेर सारे लोगों को कंपेयर किया जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था, उसी से बस वही है। अरे नेचुरल हीटर ये ऐसे ही है। फिर है कि वाई इज़ आरबीआई नजिंग इंडिया टू डू, व्हाट इज़ आरबीआई नजिंग इंडिया टू डू एट ब्रिक्स। ये वही सीबीडीसी वाला है कि इंडिया क्यों सीबीडीसी मतलब आरबीआई क्यों सीबीडीसी के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले सीबीडीसी को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल मनी, डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल मनी। डिजिटल लीगल टेंडर होता है और लाइबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक होता है। मतलब जैसे आपका जो नोट होता है वो भी लाइबिलिटी होता है सेंट्रल बैंक का, तो ये भी जैसे ये बेसिकली जो इशू हो रहा है पैसा वो बस डिजिटल फॉर्म में है, बस यही बात है। फिर ई रूपी था कि डिजिटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई, लॉन्च इन दिसंबर 2022, और वो पायलट बेसिस पे लॉन्च किया था। ये फिर डिजिटल वॉलेट्स में लॉन्च होता है, डिजिटल में स्टोर होता है। डिजिटल वॉलेट्स क्या कि जैसे आपका यूपीआई होता है उसमें आपका बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट जाता है। ये जो डिजिटल वॉलेट होगा इसमें आपका ई रूपी एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे डिजिटल वॉलेट में जाएगा जब आप दूसरे को पैसा दोगे, मतलब सबका डिजिटल वॉलेट होगा ई रूपी को लेके। फिर डिपॉजिट सेल्ड इन बैंक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल रूपी एंड वाइस वर्सा। तो नोट ले लो चाहे वो रूपी ले लो, ई रूपी ले लो। आरबीआई हैज डिमार्केटेड द ई रूपी इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जनरल पर्पस एंड होलसेल। ये प्रोग्रामेबल है तो उस हिसाब से इनको प्रोग्राम किया गया है। इस आर्टिकल में मेरे को जो काम का लगा वो था कि कुछ बेनिफिट्स दिया हुआ है सीबीडीसी का। पहला क्या है कि बीइंग बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे आर अनऑल्टरेबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। अनऑल्टरेबल मतलब वो तो हम लोग एक बार क्रिप्टो करेंसी में डिस्कस किए थे कि वो अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं वो ऐड होते जाते हैं चेन में, और इसलिए उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। और हर ब्लॉक जो है उसको ऑल्टर करना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं है, उसको कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, कि आप चाहोगे तो ढेर सारा मतलब पावर, कंप्यूटिंग पावर वो जमा करके आप फिर उसको कर ही सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा ब्लॉक को, पूरा चेन को ही चेंज करना पड़ेगा। सिंस दे आर कम्प्लीटली डिजिटल तो दे आर ट्रांसपेरेंट। अब ये बात सही है कि वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन देखिए जो जैसे बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसका डेटा सबके पास है, लेकिन जो सीबीडीसी होगा वो उसका जो डेटा रहेगा वो आरबीआई के ही पास रहेगा, पब्लिक डोमेन में नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन फिर उसको लॉ इन्फोर्समेंट में उनको काम आएगा। ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी मेक इट पॉसिबल टू ट्रैक क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग। अब कोई अगर ई रूपी का सीबीडीसी का बात कर रहा है, अगर फॉर एग्जांपल केवल सीबीडीसी है, तो ऑब्वियसली वो पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरा ही पता चल जाएगा ना। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या ड्रग ट्रैफिकिंग हो, कुछ भी हो, वो पता चल जाएगा। टेरर फाइनेंसिंग हो या दे होगा, they have the ability to be programmed to be usable only for certain transaction, जैसे based on expiry dates, कि इस डेट के बाद आपका वो जो पैसा है वो एक्सपायर कर जाएगा। फिर जियो लोकेशन, कि आपका एक जो भी आपके अगर वॉलेट में है तो वो आप सर्टेन एरिया में ही यूज़ कर सकते हो। मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कोड्स, की उसी सर्टेन मर्चेंट्स को ही आप पे कर सकते हो। फिर अगर इंडिया के लिए क्या है कि इफ़ मेड इंटर ऑपरेबल दे कैन बी यूज फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। एग्जाम्पल ईरान एंड रशिया के साथ, जैसे वो तेल का पेमेंट के लिए, और रशिया से अगर डिफेंस डील होता है तो उसके लिए भी हम लोग ई रूपी का अगर इंटर ऑपरेबल हो जाता है
जितने भी CBDCs हैं ब्रिक्स नेशंस का, तो उसमें मदद करेगा। उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा मलेरिया का दिया हुआ है कि कैन इंडिया एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। ये इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे। तो मलेरिया क्या होता है वो देखते हैं। मलेरिया होता है एक मस्कीटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मतलब बॉर्न मतलब क्या होता है कि वो मस्कीटो उसका जो जो भी उसका पैथोजेन है उसको कैरी कर रहा है। उसका पैथोजेन होता है एक पैरासाइट, और ये कौन कैरी करता है? तो एनोफिलिस मस्कीटो। और ये पैरासाइट का प्लास्मोडियम नाम है। इसके आगे ढेर सारा होता है, जैसे फैल्सीपेरम होता है। फिर है कि अगर मस्कीटो को खुद अगर उसके पास पैरासाइट नहीं है तो, और अगर वो एनोफिलिस मस्कीटो और वो काटेगा तो भी कुछ नहीं होगा। अगर उसमें पैरासाइट है, जैसे कुत्ता अगर वो रेबीज से इन्फेक्टेड है तब आपको रेबीज होगा। नहीं, अगर वो उसको रेबीज वाला वो नहीं है तो वो आपको काट लेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर इसका दो फ्रेम ये दो एक फ्रेमवर्क है और एक स्ट्रैटेजिक प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन और नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023 से 2027, और ये 16 से 30 तक। इन दोनों में अंतर क्या है कि फ्रेमवर्क बेसिक पॉलिसी बताता है कि अच्छा ऐसे 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 होगा, प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा वो पॉलिसी वो बताता है। फिर एक बात यह है कि इंडिया एम्स टू फुली एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। इतना मेरे हिसाब से काफ़ी होना चाहिए मलेरिया के लिए। ऑब्वियसली अब पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ सकते हैं, तो इतना काफ़ी होगा शायद। फिर बचा एक और FAQ है, व्हाट लाइज बिहाइंड ट्रम्प्स ग्रीनलैंड मूव्स। अब इसमें क्या आर्गुमेंट दे रहा है, या आर्टिकल क्या बोल रहा है कि ट्रम्प जो है हर जगह ये हल्ला कर रहा है कि भाई हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए हम लोग को ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन ये आर्टिकल बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तुम ये बात सही है, तुमको चाहिए, तुम नेशनल सिक्योरिटी का बोल रहे हो, लेकिन उससे बड़ा रीज़न ये है कि ग्रीनलैंड में जो ऑयल और गैस रिजर्व है उसके लिए तुमको चाहिए। और ये जो थ्रेट है कि तुम बोल रहे हो कि चाइना और रशिया उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो गलत है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो ऑलरेडी नेटो के प्रोटेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ तो US का भी प्रेजेंस है, मतलब US के ट्रूप्स हैं वहाँ पे। तो ऐसा मतलब ये आर्टिकल बोल रहा है कि जो ट्रम्प है वो फर्जीवाड़े में जी रहा है और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि मेरे को नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, चाहिए उसको बस अपने फ़ायदे के लिए। और ऐसे कुछ नाम भी आया है कुछ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स का US के, जिनका जो बोल रहे हैं कि उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया और उस कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया जो ग्रीनलैंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो ट्रम्प को बोल रहे हैं कि भाई हमें ग्रीनलैंड चाहिए। तो ये है। फिर एक प्रोफाइल्स आता है इसमें, देखिए फिर सिलिकॉन कर्टन, ये जो पैक सिलिका हम लोग डिस्कस किए थे उसका इसमें दिया हुआ है कि क्यों ये US करना क्यों चाह रहा है। तो जो चाइना का जो हर सप्लाई चेन को वो कंट्रोल कर रहा है, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हो, रेयर अर्थ्स हो, और उसमें सिलिकन भी आता है, तो उसका भी सप्लाई चेन को वो कंट्रोल कर रहा है। तो सिलिकन ज़रूरी है आपको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो ये US चाह रहा है कि एक वो अपना सप्लाई चेन बना सके। अब इसमें जो है पैक सिलिका में इंडिया अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इंडिया को इनवाइट भी नहीं किया गया था। अब जो हमारे जो एम्बेसडर आए हैं US से इंडिया में, वो बोल रहे हैं कि इंडिया को हम लोग इनवाइट करेंगे एज सून एज February। अब इसमें 9 कंट्रीज़ ने अपना वो दिया है, इसको ज्वाइन किया है। तो वो 9 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, यही दिया हुआ है। अच्छा छोड़ो, ये जो सिग्नेटरीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इसराइल, जापान, कटर, साउथ कोरिया, सिंगापुर, द UAE एंड UK। देखिए आप लोग जो जो भी चीज़ है और जितना भी इंस्टीट्यूशन है उसमें कौन से कंट्रीज़ है ये याद रखिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि कौन कौन से बड़े कंट्रीज़ नहीं है। अब जैसे इसमें ऑब्वियसली चाइना और रशिया नहीं है, और ये याद रखिएगा कि इंडिया भी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कनाडा नहीं है। कनाडा अभी उसको मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे उसको देख रहा है, लेकिन ज्वाइन नहीं किया है। और EU के ढेर सारे देशों ने नहीं ज्वाइन किया, जैसे जापान बोल रहे, फ्रांस अभी तक नहीं है, फिर जर्मनी नहीं है यहाँ पे, इटली नहीं है यहाँ पे। तो वो सब आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ नहीं है। अब देखिएगा तो यहाँ पे सऊदी अरब भी नहीं है, UAE है लेकिन सऊदी अरब नहीं है। तो ये वाले आर्टिकल में, वो पैक सिलिका वाले में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये पैक सिलिका वाले में एक और चीज़ का जिक्र किया हुआ है, वो है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये बाइडेन के समय में स्टार्ट हुआ था, जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी में ये लॉन्च हुआ था।
उसमें क्या था, उसमें चार मेन इसका फोकस था। एक हो गया ट्रेड, एक हो गया सप्लाई चेन, एक हो गया क्लीन एनर्जी, एक हो गया फेयर इकोनॉमी। अब उसमें इंडिया ज्वाइन किया था। बस ट्रेड वाला पार्ट में ऑब्जर्वर स्टेटस रखा था, बाकी तीन जो है सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और फेयर इकोनॉमी, इसको ज्वाइन किया था। लेकिन अब बाइडेन चले गया और ट्रम्प आ गया, तो ये जो भी फोरम है ये ख़त्म ही हो गया एक तरह से, अब इसको कोई मतलब नहीं है। तो वही है कि अगर जैसे पैक्सिली का बनाया, फिर ट्रम्प आएगा, फिर ट्रम्प जाएगा तो उसका क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ पीस बना है उसका क्या होगा। तो वही इंडिया का ये लास्ट में दिया हुआ है कि भाई थोड़ा जो मतलब अभी चाइना के साथ इंडिया थोड़ा क्लोज हो रहा है। जैसे वो 2020 में जो भी वो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, उसके बाद दोनों का रिश्ता खराब हो गया था। तो अभी लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखें कि जैसे रिसेंटली जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चाइनीज़ कंपनीज को अलाउ किया है, तो और उनको कुछ वीज़ा वीज़ा के लिए भी अलाउ किया है। तो वही लिखा हुआ है कि इंडिया एक तरह तो चाइना से थोड़ा अपना रिश्ता नॉर्मल करने का ट्राई कर रहा है, और दूसरा अगर पैक्सिले का ज्वाइन कर लेता है तो उसको एक बैलेंसिंग एक्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो वही उसका कंक्लूजन है। चाइना में एक सीनियर ऑफिसर को प्रोब में डाल दिया। यहाँ तो लोग को गायब ही कर देते हैं, उसमें कोई वो नया चीज़ नहीं है। ईरान वॉन्स ऑफ एन ऑल आउट वॉर अमिड यूएस मिलिट्री बिल्डअप। वो कुछ नहीं, ईरान कर नहीं पाएगा कुछ। व्हाइट हाउस फायर्स बैक एट स्टैनमर, ट्रम्प थ्रेटन्स कनाडा, यूएस डिफेंस स्ट्रेटजी। अब ये यूएस के जो भी एलाइज है उसको यूएस ने बोल दिया है कि भाई तुम अपना जो भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वो खुद ही देखो, हम लोग कुछ नहीं करने वाले। फॉरेन भी हो गया, न्यूज़ में देखते हैं। ये वाला आज का बहुत मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही लगा। ये जस्टिस उज्जल भुयान है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और ये क्या लिख रहे हैं, व्हेन द कोलिजियम इटसेल्फ रिकॉर्ड्स इन इट्स मिनट्स दैट द ट्रांसफर ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज बीइंग मेड एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट रिवील्स a striking intrusion of executive influence। फिर ये क्या, एक सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का एक कोई नोट था, उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ने हमें रिकंसिडर करने के लिए बोला है एक जज को का ट्रांसफ़र को, तो उसके कारण हम लोग रिकंसिडर कर रहे हैं। तो उसी पे ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे ये बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में ये जो बात करते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाज द सोल ऑफ द गवर्नेंस, कीपिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन चेक फ्रॉम बुलडोजिंग लिबर्टी एंड जस्टिस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, अथॉरिटी एंड पावर। अभी इसमें हम लोगों को दो चीज़ डिस्कस करना है, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर आप देखिएगा तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही ढेर सारा वो दिया हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों ज़रूरी है। तो पहला तो है टू इम्पार्ट जस्टिस इन फेयर मैनर विदाउट फियर और इल विल। फियर मतलब डर, इल विल मतलब किसी के खिलाफ कोई बुरा जो इच्छा है उसको बोलते हैं। तो इम्पार्ट ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट मेन काम तो उसका जस्टिस ही देना है, तो वो हो जाए। उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो असल में कस्टोडियन होता है, जो उसको रखता है एक तरह से, तो वो कौन है, तो वो उसका ध्यान रखता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। इट नीड्स टू बी फ्री इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस फंक्शन। अगर वो फ्री नहीं रहेगा तो वो कस्टोडियन कैसे रहेगा। टू इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर नॉट वायलेटेड थ्रू आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, या सी छूट गया, एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो आपको पता होगा कि पहले जो जजमेंट आया, पहले सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन था कि जो एग्जीक्यूटिव का आर्बिट्ररी एक्शन से सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के को प्रोटेक्ट कर सकता है सिटीजन्स को, लेकिन आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। फिर मेनका गांधी केस था, उसमें बोला कि नहीं, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से भी हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। टू कीप अ चेक ऑन द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसको कैसे करेगा, टू इंश्योर दैट ऑल दियर एक्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है। एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डज नॉट वायलेट इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मतलब ये देखना कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया उसका क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, तो वो ध्यान रखे जुडिशरी। उसके बाद क्या है, टू इंश्योर दैट द यूनियन डज नॉट एनक्रोच अपॉन द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन ऑफ द स्टेट।
ये होता है हर जगह, ये फाइनेंशियल डोमेन भी होता है। तो इसमें ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 131। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो खतरे में ना पड़े। पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जजेस ऑफ हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। अब इसमें 3 जजेस केस है। द सुप्रीम कोर्ट डिवाइज द कोलिजियम सिस्टम इन द 3 जजेस केस। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो उसमें वर्ड यूज किया हुआ है रिकमेंडेशन। तो सुप्रीम कोर्ट पहले इंटरप्रेट किया कि ये जो रिकमेंडेशन वर्ड है इसका बस रिकमेंडेशन है, मीनिंग रिकमेंडेशन है, कंकरेंस नहीं है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिकमेंडेशन वर्ड यूज़ किया हुआ है उसका मतलब है कंकरेंस, कि अगर कोई रिकमेंडेशन दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को, मतलब प्रेसिडेंट को दे रहा है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे रहा है, वो उसके लिए बाध्य है, वो कंकरेंस है उसका, मतलब उसको देना ही पड़ेगा तो ये एक प्रोविजन है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। ये दिया हुआ है आर्टिकल 124 का सेक्शन 4 और आर्टिकल 218। अब देखिए अगर 124 का 4 पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है पूरा कि 2/3 मेजोरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फिर उसके बाद वो बोथ हाउसेज में अलग अलग पास होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। 218 अगर आप पढ़िएगा तो उसमें बस लिखा हुआ है कि एक आर्टिकल 124 का जो सेक्शन 4 और 5 है वो अप्लाई करेगा हाई कोर्ट्स के जजेस के संदर्भ में भी। तो वो बस वही है, आप 124(4) और 124(5) जो है वो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है, और 218 में लिख दिया है कि वो हाई कोर्ट जजेस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं दे कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द मैनर एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक सिक्योरिटी और टेन्योर हो गया। तीसरा हो गया फिक्स सर्विस कंडीशन। अब क्या है कि सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन नॉट बी चेंज्ड टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टर्म इन ऑफिस। मतलब आप उसको और दे सकते हो, फायदा करा सकते हो, लेकिन आप उसको नुकसान नहीं करा सकते हो। जैसे उसको है कि 2 गाड़ी मिलेगा, एक उसके लिए एक उसके एस्कॉर्ट के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि भाई एस्कॉर्ट को गायब कर दिया, वो नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसा वो नहीं है। एस्कॉर्ट ही समझ नहीं आते शायद। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए एक्सपेंसेस जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, और जो भी स्टेट को पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है। अब उसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। सब पैसा खर्चा होता है 2 तरह से होता है, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो जिनको वोट नहीं होता है, वो बजट में अगर पार्ट में है तो उन पर डिस्कशन होगा लेकिन उनको कोई वोट नहीं करेगा। और जो मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड होता है उनमें वोटिंग होता है, जो नॉर्मल बजट पास होता है उसमें वोटिंग होता है। तो ये जो भी सैलरीज हो गया, अलाउंसेज हो गया, पेंशन ऑफ जजेस हो गया, एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज एक्सपेंडिचर, दे आर नॉट वोटेबल बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भी एक की पॉइंट है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका सैलरी देता है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उनका पेंशन देता है जब वो रिटायर हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन अ मोशन ऑफ देयर रिमूवल। अब जैसे क्या है, ये देखिए कितना सुंदर चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अनलेस कि उनका रिमूवल का कोई पिटीशन और मोशन जो है उनके बारे में, उनका कंडक्ट के बारे में डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। और यही ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा है, पार्लियामेंट में जो बात चल रहा है, उसके लिए कोई किसी को, उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई लायबल नहीं। मतलब वो कुछ भी बोल दे, जो उसको हाउस देखेगा, वो प्रिविलेज या उसका कंटेम्प्ट वो हाउस देखेगा, उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर है पावर टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आप उनसे बदमाशी करिएगा तो आपको कंटेम्प्ट लगा देगा। फेमसली प्रशांत भूषण पे 1 रुपये का कंटेम्प्ट लगा था। जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल। अब ये क्या है कि उनका जो भी जुरिस्डिक्शन है, जिसे एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एक्सपैंड किया जा सकता है। अब जैसे एक अमेंडमेंट आया था जिसमें ये हो गया कि हाई कोर्ट्स जो है वो
सेंट्रल लॉज को वो नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते। तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये गलत है, क्योंकि ये जो है जो उनका जुरिस्डिक्शन है उसको कटेल कर रहा है। पावर टू अपॉइंट स्टाफ। अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कितने स्टाफ होंगे? कोई प्यून होगा, कोई क्लर्क होगा, और ढेर सारे बॉडी ये गार्ड्स वार्ड्स होंगे, कोई माली होगा। तो वो सब का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो सीजेआई करते हैं, अगर कोई हाई कोर्ट है तो वहाँ के चीफ जस्टिस करते हैं, और इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। तो ये आई होप कि आप लोग को दिमाग में रहेगा। पहला है कि क्यों ज़रूरी है। तो पहला है इम्पार्ट जस्टिस, फिर है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है फंडामेंटल राइट्स, फिर है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्ररी एक्शन पे चेक रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है वो ध्यान रखना। उसके बाद है कि जो लेजिस्लेटिव डोमेन है और एग्जीक्यूटिव डोमेन है स्टेट का, उस पर यूनियन इंक्रोच ना करे। उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जो राष्ट्रपति करेंगे वो जुडिशरी के ही एडवाइस पे करेंगे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है कि आप एक सर्टेन मैनर दिया हुआ है आर्टिकल 124(4) में, आप उसी के तरह से हटा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। फिक्स सर्विस कंडीशन होता है जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है जब तक वो सर्विस में है। एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या उनका पेंशन, सैलरी, अलावेंस, वो सब जो होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, उसमें वोट नहीं हो सकता है, वो डिस्कस हो सकता है। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन अ मोशन ऑफ देयर रिमूवल। ये एक पॉइंट हो गया। फिर पावर टू पनिश, वो कंटेम्प्ट वाला पावर है, और जो जुरिस्डिक्शन है उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, और जो स्टाफ होते हैं उसको खुद अपॉइंट करते हैं। अब देखिए इसमें एक 2023 में एक सिंपल सा सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। इसमें यही सब पॉइंट आपको लिखना है जो ऊपर में दिया हुआ है ना, कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वही आपको लिखना है, उतना में हो जाएगा। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से बहुत सारे, पहले PYQ ही देख लेते हैं। देखिए 4-5 PYQ है। What is meant by the term constitutional morality? How does one uphold constitutional morality? सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये GS पेपर 4 का सवाल है, ये GS पेपर 2 में नहीं पूछा है। फिर देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, GS पेपर 4 में पूछा है। Constitutional morality is not a natural sentiment but a product of civil education and adherence to the rule of law. Examine the significance of constitutional morality for public servants, highlighting its role in promoting good governance and ensuring accountability. ये भी GS पेपर 4 का है। Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. In view of the above observation, the Supreme Court explained the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability. ये अब आया पेपर 2 में। और constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. ये 2 में है, पेपर 2 में। अब ये ध्यान दीजिए आप लोग, 2019 में आया, 2022 में आया, 2025 में आया, 2025 में 2 सवाल आया, पेपर 4 में भी पूछा, पेपर 2 में भी पूछा, फिर 2021 में आया। मतलब 19, 21, 22, 23, 25 में 2 बार, 23 में नहीं पूछा, 25 में 2 बार। तो ये देख लीजिए, इतना सारा सवाल है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता क्या है। तो अंबेडकर जो है वो, मतलब एक और स्कॉलर थे, उनसे ये टर्म बोरो किए थे, कि वो जो थे, अंबेडकर मेंशन द टर्म इन हिज स्पीच द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्पीच दिए थे वो 4 नवंबर 1948 पे, तो उसमें वो इसको मेंशन किए थे। इट रेफर्स टू ए स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द वैल्यूज, मोरल्स, प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी मोरल्स है, वैल्यूज है, बेसिकली आप प्रियम्बल अगर पढ़ लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इट गोज बियॉन्ड रिलीजियस, ट्रेडिशनल, रीजनल, एथनिक, अदर फॉर्म्स ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी एक इंसान को बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कोई भी जो सिचुएशन है उसमें सही क्या रहेगा करना, आपको कौन सा एक्ट करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, आप मेट्रो में जाते हो और वहाँ पे आप देखते हो कि कोई बूढ़े इंसान है, और वो लगता है कि ठीक है उनको सीट दे देना चाहिए, तो वो आपका मोरालिटी है, वो आपका मोरल प्रिंसिपल्स वो आपको गाइड कर रहा है।
तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका जो सही और गलत का जो डिसीजन है वो जब आप करते हो कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इन नवतेज सिंह जौहर केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड over traditional morality, constitutional morality over traditional morality, where one of the arguments was that homosexual acts go against traditional family values। क्योंकि ये आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि जो ट्रेडिशनल जो हमारा वैल्यूज़ है वो असल में जो होमोसेक्सुअल एक्ट है या उसमें जो वो रिलेशन है उससे हमारा फैमिली ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली है पेट्रियार्कल। तो उसमें एक आर्गुमेंट दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भाई ये तो गलत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, प्लस राइट टू प्राइवेसी है। फिर सबरीमाला जजमेंट में क्या बोला गया, गेव प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर रिलीजियस मोरालिटी, अकॉर्डिंग टू विच द एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप वाज प्रोहिबिटेड। मतलब जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन थी उनको नहीं जाने दिया जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, उनको भी अलाउ करना चाहिए, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अपहोल्ड किया ओवर रिलीजियस मोरालिटी। एक जोसेफ शाइन केस हुआ कि उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है स्ट्रक डाउन एडल्ट्री एज अ क्राइम, डीमिंग द लॉ वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी एंड बीइंग रूटेड इन पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। अब ये क्या था एडल्ट्री? एडल्ट्री होता है बेसिकली जो एक मैरिड जो भी मैरिड है स्पाउस, जो एक स्पाउस जो होता है वो मैरिज के बाहर अगर सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है। तो अब जैसे जो इसमें क्या रूल था कि अगर कोई औरत है और वो एडल्ट्री में इन्वॉल्व करती है, तो वो जो उसका हस्बैंड है वो उस बंदे पे केस कर सकता है जिसके साथ वो इन्वॉल्व हुई। मतलब ये चीज़ आप समझिए कि आपके घर में कोई चोर आता है और आपका हीरा सोना लेके भाग जाता है, तो आप केस करते हो चोर पे केस होता है। तो वैसे ही औरत आपकी प्रॉपर्टी है और उसको किसी ने चोरी कर लिया, तो आप उस बंदे पे केस कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बोला ये गलत है एंड इट ट्रीट्स वुमेन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन। और वो बोला कि जो एडल्ट्री है वो इलीगल है, मतलब उसको मतलब हम लोग वो ख़त्म कर रहे हैं। ये शायद 497 था IPIC उसका इंडियन पीनल कोड का। तो उसको फिर वो ख़त्म किया और उसमें बोला कि अगर कोई एडल्ट्री करती है तो इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। फिर कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले तो वैल्यूज एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल लाइक जस्टिस लिबर्टी, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी है जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। तो ये सब आप लोगों को मतलब ये हमें एक वो देता है, क्या बोलेंगे, एक कंपास देता है कि आपको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है वो कहाँ ढूंढे हम लोग। फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ, फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर, स्पिरिट ओवर लेटर। मतलब ऐसा नहीं कि आप बस जो लॉ में दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल है कि एक झारखंड में या कहीं पे एक जो लड़की थी वो भूख से मर गई क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था, तो मतलब बिकॉज शी कुडंट टेक राशन, और वो मर गई। तो वो बात तो सही है कि भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो आप लेटर को फॉलो कर रहे हो लेकिन आप स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो एक वो फिर ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, आप अगर देखने जाओगे संविधान में तो वो भरा है बहुत सारे वो हर सिचुएशन के लिए है कि आपको क्या सही क्या गलत है। की डिस्टिंक्शंस में जैसे आप देखिए कि एक पॉपुलर मोरालिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुपरसीड्स पॉपुलर मोरालिटी, मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन व्हेन दे कॉन्फ्लिक्ट विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। मतलब कोई ऐसा चीज़ हो रहा है जो जैसे जो अगर आप सोचेंगे कि कोई आदमी है जो क्राइम करता है कुछ, पॉपुलर मोरालिटी है कि भाई उसको मार दिया जाए या उसको फांसी दिया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉ बना है उस लॉ में ये दिया हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन में, तो आप उसको नहीं करोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को अपहोल्ड करोगे। शाहबानो जजमेंट हुआ था, ये आप लोग को पता होगा कि द पॉपुलर ओपिनियन अमंग मुस्लिम्स फेवर डिनायल ऑफ मेंटेनेंस फॉर डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन। ये इसका एग्जाम्पल है पॉपुलर मोरालिटी का। उस समय जो जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन जितने भी मुस्लिम जो भी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल जो भी वर्क था उनका, वो बोला कि भाई ये जजमेंट हमारे जो रिलीजन है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। तो उसके बाद फिर राजीव गांधी के गवर्नमेंट ने उसको ओवरटर्न कर दिया था। Versus legality is a constitutional morality goes beyond mere legal compliance, demanding ethical and righteous conduct based on constitutional values, not just what is technically allowed। जैसे इन मेनका गांधी केस में क्या बोला
The Supreme Court expanded the scope of Article 1221 by incorporating due process of law in the Indian jurisprudence as against procedure established by law mentioned in the Constitution. इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था कि नहीं, पहले कि हमारा तो ये दिया हुआ है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, तो हम लोग बस ये देखेंगे कि जो लॉ है उसके हिसाब से सही है, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन उस हिसाब से होना चाहिए और लेजिस्लेचर कुछ भी पास कर सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई ये नहीं चल रहा है, वो रीजनेबल होना चाहिए, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि नहीं, हम लोग वो चेक करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को चैलेंजेस क्या क्या है, तो पहला है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इट कैन अंडरमाइन द ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जैसे सीबीआई को बोला था कि भाई तू केज पैरट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो इट कैन अंडरमाइन ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जुडिशियल जुडिटी ये कटेगा judicial overreach. The judiciary in its enthusiasm to impart justice may overstep its boundaries. It hampers separation of power. ये भी एक चैलेंज है कि आप जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वही अपना पावर को ओवर वो ब्रीच करने लगे और दूसरे जो दो स्टेट ये है ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनको अंडरमाइन करने लगे। तीसरा पॉपुलर ओपिनियन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में बी फोर्स टू बाउ डाउन टू पीपल टू पॉपुलर ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक बैक इट्स डिसीजन रिगार्डिंग संचार साथी ऐप। अभी आया था संचार साथी वाला पॉपुलर ओपिनियन, अभी आप देखिएगा तो वो भी हुआ, जो किसान वाला वो बिल को वापस लेना पड़ा था, एक्ट को। प्रिविलेंस ऑफ ट्रेडिशनल आउटलुक ड्यू टू विच द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर ब्रीज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 17 जो है वो बैन कर रहा है अनटचेबिलिटी को, लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी चल रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स वेरियस जजमेंट्स टाइम एंड अगेन अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अभी हम लोग देखें सबरीमाला, जोसेफ शाइन, उसके अलावा वो नवतेज सिंह जौहर, फिर वो पुट्टू स्वामी जजमेंट, अगर आप उसको भी पढ़िएगा तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड किया है। फिर रोल ऑफ सिटीजन्स क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द पीपल एंड इट इज़ दे हु कैन अपहोल्ड इट। वेरियस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैव गिवन शेप टू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A(g). मतलब 51A(g) क्या बोलता है, तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं वो असल में कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपहोल्ड कर रहे हैं। रोल ऑफ पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। अब जैसे क्या है, अभी क्या हो रहा है कि आप कल परसों गवर्नर का देखे क्या कर रहे हैं, उसके पहले भी देख चुके हैं कि तमिलनाडु में जो बिल्स को लेकर के क्या चल रहा था। तो उसमें क्या है कि 1997 में जो प्रेसिडेंट थे KR नारायणन, उनको एक रिकमेंडेशन गया कि जो यूपी है वहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो, लेकिन उन्होंने फिर उसको रिकमेंडेशन को वो किया, रिकंसिडर करने के लिए वापस भेजा, और उसके बाद जो गवर्नमेंट था उसको विड्रॉ किया वो जो भी रिकमेंडेशन था। फिर मीडिया विच हैज़ बीन टर्म्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। जैसे इट हैज़ हाईलाइटेड द प्लाइट्स ऑफ पीपल लाइक फार्मर्स, ट्राइबल्स, यूथ, वुमेन। तो आज के समय में कितना बोल सकते हैं ये डिबेटेबल है, लेकिन हाँ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, उसका आप लोग 2-3 जजमेंट याद रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो पूछ चुका है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, ये वही है कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है। तो आप प्रीएम्बल लिख सकते हो, आर्टिकल 14 लिख सकते हो, फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये वो दे सकते हो, 326 दे सकते हो आर्टिकल। फंडामेंटल राइट्स हो गया 13 नंबर से 32 नंबर तक। सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, इसमें आप आर्टिकल एक DPSP में है शायद आर्टिकल 40 है सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो मेरे को याद नहीं है, आई एम नॉट श्योर। स्पिरिट ओवर लेटर चेक ही कर लेते हैं। उसका आर्टिकल 50 है, सॉरी आर्टिकल 40 नहीं, आर्टिकल 50 है, स्पिरिट ये सेपरेशन ऑफ पावर। फिर की डिस्टिंक्शन आप पॉपुलर मोरालिटी और लीगैलिटी से, लेकिन आप फिर रिलीजियस मोरालिटी से भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसको आप सोशल जो सोसाइटी में जो मोरालिटी चल रहा है उससे भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि मेन एंड वुमेन इक्वल है, लेकिन अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो वो इक्वल है नहीं असल में। तो उस हिसाब से आप फिर चैलेंजेस आप देखोगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये क्या है, फिर वे फॉरवर्ड की हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि इसमें अभी 2-3 साल पहले ही सवाल आया है।
अभी हम लोग देखें। और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, जिसमें तो हर साल ही लगभग आ रहा है सवाल, 25 में तो 2 बार पूछ दिया, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वाला सारा मेरा वो टेलीग्राम चैनल पे है। और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये तो लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा, ऐसे हम ये भी डाल देंगे। उसके बाद न्यूज़ में और क्या था, फिर है शुभेंदु, ये तो अलग है, पॉलिटिकल न्यूज़ क्या। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनका नाम आया है किसी टीन के सुसाइड में, तो उनको वो का बेल मिल गया था, तो उसको ओवरटर्न कर दिया है। ये फिर से ये माओ में जॉन्डिस हो गया है लोगों को, पता चला बोरवेल का पानी गंदा है। माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम बेलगाम, ये जो बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अमर सिंह बोल रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट ही है कि द क्लास बायस दैट में शो अप इन द नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग एंड शोइंग पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई टू एंटर द न्यू वोटर्स लिस्ट विल टेंड टू वर्क अगेंस्ट द इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब जो गरीब लोग होते हैं। क्लास बायस क्या है कि आप अमीर हो, गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, तो क्लास बायस शो करेगा, जो डॉक्यूमेंट दे सकता है और नहीं दे सकता है उसके बीच में। राहुल गांधी, ये सब ऐसे ही है। ये हम लोग कल डिस्कस किए थे, निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का पूरा, उसमें आप लोग को गलाथिया बे और कैम्बल बे नेशनल पार्क, वो दोनों मिलके बनाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो यूनेस्को के एमएबी का पार्ट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गोवा, मेधा पाटकर, मोदी जी बोल रहे हैं कि जो ट्रेड पैक्ट है वो लोगों यूथ के लिए जॉब्स ला रहा है, तो ठीक है। ये रोजगार मेला ये कुछ लगाए हैं, 18वां रोजगार मेला है, इतना रोजगार है देश में। इंडिया एंटी ट्रस्ट, एंटी ट्रस्ट होता है बेसिकली करप्शन को एंटी ट्रस्ट बोलते हैं। जीरो ड्यूटी। फिर रीजनल में देखे तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन बोला था डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, एक जजमेंट आया था उसका, तो यहाँ पे अभी देखिए क्या हुआ है कि 8 हेल्ड फॉर डिजिटल अरेस्ट ऑफ सिटी कपल ड्यूपिंग देम ऑफ 14 करोड़। ये यूएस में रहने वाले कपल थे, इंडिया आए थे, इनको मतलब ये न्यूज़ आप लोग पढ़िएगा, इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे उनको वीडियो कॉल पे रखा, कॉल पे रखा, फिर उनसे मतलब ज़बरदस्ती उनको रखे ही हुए था, और धीरे 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 करके उनसे पैसा मांगते लेते गया, और वो ऐसा एक कोर्ट का हियरिंग भी करवा दिया है वीडियो कॉल पे। विक्टिम्स रिकॉल जजमेंट लैब्स आइसोलेशन ट्रॉमा, यहाँ एक पता नहीं इतना क्या हो रहा है, डेथ। शाह बोल रहे हैं कि मोदी योगी डबल इंजन सरकार। शशि थरूर बीच में इधर उधर भटक गए थे, अब बोल रहे हैं कि आई एम नॉट वायलेटेड माई पार्टीज पोजीशन इन हाउस। अगर ऐसा होता तो जब वो रशिया के आए थे तो आप लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बुलाया गया, लेकिन इनको बुलाया गया, तो इनको नहीं जाना चाहिए था ना, कि आपके पार्टी के लीडर ही नहीं जा रहे हैं। सीबीआई कोर्ट निक्सेस ऑर्डर। ये बिहार में एक जगह है किशनगंज, जो मतलब बांग्लादेश के बॉर्डर, बांग्लादेश के पास है। तो वहाँ पे कुछ माइग्रेंट्स आए हैं बहुत पहले, 71 के वॉर के बाद, और उसके बाद कुछ वेव्स में, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। बाकी आज इतना ही है। यूनियन गवर्नमेंट म्यूल्स 1 लाख, अब ये एक केरला में 1 लाख करोड़ का ट्रेन चलाने वाले हैं, तो उसी के ऊपर है। इंटरनेट बैक वायलेंस में वो हो गया था, जो एक रोड एक्सीडेंट के बाद, तो उसमें इंटरनेट ख़त्म कर दिया था। कोरापुट बैंस पीपल में, अब ये भी एक देखा जाए तो कोरापुट बैन सेल ऑफ नॉनवेज फूड ऑन रिपब्लिक डे। अब ठीक है, मतलब इसका लॉजिक क्या है कि आप, भाई मेरे को खाना है तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हम कब नॉनवेज खाएं कब वेज खाएं, जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा, ठीक है, कलेक्टर साहब भेजे हैं। पीपल में नॉट हैव एक्सपेक्टेड ऐसा यार। नाउ कोर्ट ग्रांट्स बेल इन तुर्कमाना हेड ऑफ रिपब्लिक डे। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। हम लोग PYQ भी देख लिए, पूरा न्यूज़ देख लिए। मलेरिया वो आप लोग याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ध्यान में रखिएगा, वो पूछता ही है, और केवल पेपर 2 में नहीं पूछ रहा है, पेपर 4 में भी पूछ रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद CBDC को ध्यान में रखिएगा, अभी ब्रिक्स में हो सकता है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, अगर होता है कुछ प्लेटफॉर्म बनता है, कुछ होता है, तो फिर उसको हम लोग फिर से देखेंगे।
और उसके अलावा जो पैक्सिलिका है उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया अभी तक इनवाइटेड नहीं है। इनवाइट होता भी है तो फिर देखिएगा कि ज्वाइन करता है कि नहीं, क्योंकि वो अभी प्रीलिम्स आएगा, मई में होगा और ये फेब का बात होगा, मे बी मार्च में वो ज्वाइन करे, वो पक्का पूछ लेगा इस पे पैक्स सिलिकन अलायंस पे, सिलिकन अलायंस पे, पैक्स सिलिका पे। उसके अलावा इंडिपेंडेंस और जुडिशरी पे तो हम लोग देखें कि एक सवाल आया है, तो उसको आप लोग इसमें जैसे हम बस ये दिए हैं, देखिए हम क्या दिए हैं इसमें कि क्यों ज़रूरी है, और हम दिए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, आप ये भी सोचिएगा कि इसके चैलेंजेस क्या है, तब आपको थोड़ा मतलब वो होगा। क्योंकि इस बार यूपीएससी पूछा है कि 2023 में कि क्यों ज़रूरी है, फिर पूछ देगा कि चैलेंजेस क्या क्या है, या पूछ देगा कि इंडिपेंडेंस और जुडिशरी क्या होता है, उसका प्रोविजंस बताइए और उसका चैलेंजेस बताइए, और 250 वाले में तो मेजर्स भी घुसा देगा कि ये भी बता दो भाई। तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो मेरे को। थैंक यू।